देखिए बेटा, एक ट्रेंडिंग जैसा हो गया है आजकल। लोग क्या करते हैं, PYQs पे बहुत वीडियोस आप देखे होंगे, यूट्यूब पे भरमार पड़ा हुआ है। लेकिन PYQ करने से पहले जो बच्चे अभी स्टार्ट किए हैं पढ़ना, उनको कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। वेन डायग्राम क्या है, इसका क्या मतलब होता है। तो लिखा हुआ है वेन डायग्राम आल्सो नोन एज द यूलर वेन डायग्राम। इसका एक और नाम होता है यूलर वेन डायग्राम। इसका मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जूस भी पीना चाहते हैं और क्या पीना चाहते हैं, मोजितो को भी पीना चाहते हैं। वो कितने स्टूडेंट हैं, 150, टोटल 150। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको आप आराम से पहले पढ़ेंगे। डेटा को आप पहले उसको पूरा मेंशन करिए, नोट करिए, फिर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। और हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी हमारा PYQ है जो कि JEE 2019 में पूछा गया था। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। तो बच्चा, एक बार फिर से हम लोग सेट वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हमारा एक टॉपिक बच रहा है जिसका नाम क्या है, वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम से रिलेटेड आज हम लोग क्या करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम है एंड बेसिक प्रॉब्लम, उसके साथ साथ हम लोग JEE का PYQ भी देखेंगे। देखिए बेटा, एक ट्रेंडिंग जैसा हो गया है आजकल। लोग क्या करते हैं, PYQs पे बहुत वीडियोस आप देखे होंगे, यूट्यूब पे भरमार पड़ा हुआ है। लेकिन PYQ करने से पहले जो बच्चे अभी स्टार्ट किए हैं पढ़ना, उनको कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे कि वेन डायग्राम का आखिर में इसका यूज कैसे हम लोग करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में कैसे हम लोग इसको यूनियन या इंटरसेक्शन का जो भी ऑपरेशन है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, क्या इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उसके बाद हम लोग भी क्या करेंगे, JEE का जो भी प्रॉब्लम है या फिर नॉर्मल जो प्रॉब्लम है उसे हम लोग रिलेट करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आपने 2 लेक्चर आपने देखा होगा, 2 ही लेक्चर शायद मिला है आप लोगों को। ये इसका लास्ट लेक्चर होगा और जो भी इसके जो अगर कोई पार्ट बच जा रहा है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो एक बार आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिए, हम लोग थोड़ा इससे मोटिवेट हो जाएं कि हाँ ठीक है, हम लोग भी अच्छा पढ़ा रहे हैं या अच्छा कोशिश कर रहे हैं। चलें, आते हैं बेटा अपने टॉपिक्स पे। पहले तो हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होता है इसको हम लोग देख लें, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, व्हाट इज़ द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, तो पहली बात तो बच्चों के जहन में जो आती है कि ये वेन डायग्राम क्या है, इसका क्या मतलब होता है। तो लिखा हुआ है वेन डायग्राम आल्सो नोन एज द यूलर वेन डायग्राम। इसका एक और नाम होता है यूलर वेन डायग्राम। इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन टाइप का है ऑफ सेट्स बाय डायग्राम। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जब डायग्राम से रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो उसी का क्या नाम हो जाता है, उसका नाम होता है यूलर वेन डायग्राम। या फिर इन जनरल हम लोग क्या नाम दिए हैं, इसका ही नाम हम लोग वेन डायग्राम दिया है। ठीक है। यहाँ पे फिर बोल रखा है द यूजुअल डिपिक्शन लिखा हुआ है, देखिए ज़रा ध्यान से। मेक्स यूज ऑफ रेक्टेंगल एज द यूनिवर्सल सेट एंड द सर्कल ऑफ द सेट्स। कह रहा है कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम लोग रेक्टेंगल बॉक्स से दिखाएंगे एंड जो हमारे सेट्स होंगे उसको हम लोग सर्कल से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे बेटा, सर्कल से दिखाएंगे। अंडर कुछ उसके बाद जो भी गिवन कंडीशन दिया होगा, जो भी हमने कंसिडरेशन किया होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। चल, इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया गया है, मेंशन है हमारे पास कि ये लिखा हुआ है A यूनियन B, ऐसे लिखा है। क्या लिखा है बेटा, A यूनियन B, यानी कि 2 सेट को हमें क्या करना है, उनका यूनियन करना है। क्या करना है बेटा, यूनियन करना है। तो एक तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो, N ऑफ A यूनियन B का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे हम लोगों ने इसको जनरेट किया है, इसको ज़रा हम वेन डायग्राम से समझते हैं। ठीक। तो वेन डायग्राम कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक क्या है, एक कोई यूनिवर्सल सेट है। क्या है बच्चा, एक कोई क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स से दिखाते हैं। और हमने 2 सेट ले रखा है, पहला सेट A है एंड दूसरा सेट हमारे पास B है।
यहाँ पे दो सेट की बात की जा रही है, ए एंड बी। पहला वाला सेट यहाँ पे मेंशन कर दिया, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। अब देखिए आपको जो ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये कॉमन रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स जो सेट ए और बी में कॉमन एलिमेंट है उसको हम इस रेड बॉक्स से दिखा रहे हैं। क्लियर है सबको? ये हमारा जो रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है आपको, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, बाकी के हमें इस रेड पोर्शन के अलावा भी आपको दो पार्ट दिख रहे हैं। फर्स्ट वन जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जिसे मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये वाला, तो ये सिर्फ ओनली ए है, मतलब जिसमें सिर्फ किसका रोल है? सिर्फ ए वाले सेट के एलिमेंट हैं, ओनली ए, इसमें बी का कोई भी रोल नहीं रहा है। तो इसको भी लिखने का एक तरीका होता है बेटा। क्या तरीका होता है सर? इसको लिखने का तरीका होता है एन ऑफ ए, पूरा सेट ए में से अगर मैं इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ बेटा? इंटरसेक्शन वाले पार्ट को अगर हम माइनस कर देते हैं तो जो ये ग्रीन टाइप का दिख रहा है, ग्रीन शेडेड जिसको हमने किया है शेडेड, ये शेडेड पोर्शन ग्रीन वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चा? ये हमें सिर्फ क्या दिखाएगा? सिर्फ ए के जो हमारे सेट के जो सेट ए के प्योर एलिमेंट हैं वो सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अगर वर्ड की तरह हम ट्रीट करें तो यहाँ पे जब कभी आपको नज़र आए ओनली ए, ओनली किसके? सेट ए के एलिमेंट जब आपसे मेंशन किया हो, एग्जैक्टली ओनली ए के एलिमेंट आपको जब भी चाहिए होंगे तो आप उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम क्या करेंगे, सिर्फ ए के अगर हमें एलिमेंट चाहिए, सिर्फ ए के, मतलब बी का उसमें कोई भी रोल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पूरे सेट ए में से, पूरा सेट समझ रहे हो ए का कहाँ से कहाँ तक है, ये देख रहे होगे आप लोग, ये पूरा ए को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन क्या हुआ इसमें कुछ पार्ट बी का भी था जिसे हमने रेड कलर से ऐसे डार्क किया हुआ है। तो उस वाले अगर पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को अगर बच्चा मैं माइनस कर दूं, इस रोड पोर्शन को क्या करूं, ए में से माइनस कर दूं, तो जो भी बचेगा वो प्योरली ए के एलिमेंट बचेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर सिर्फ ओनली बी की बात किया जाए, क्या चाहिए आपको? सिर्फ बी वाले एलिमेंट चाहिए हमको ना, जो कि ए में पार्टिसिपेट ना किए हों, तो उसके लिए हमारे पास भी एक फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा जरा ध्यान से देखिए। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या करेंगे, एन ऑफ बी में से इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे। किसके इंटरसेक्शन के? ए इंटरसेक्शन बी वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे। अब क्या करो, सबको ऐड कर दो, क्योंकि आपको तीन सर्कल दिखाई दिया, एक तो ये ग्रीन वाला, बीच में रेड वाला और लास्ट में ब्लू वाला। अब जैसे ही सबको ऐड करोगे आप, क्या करना है, जैसे ही सबका हम एडिशन करेंगे बच्चा, ठीक है, तो क्या मिला, पहले ये लिखिए एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्लस में रेड वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट किया था, ये देखिए, तो ये हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, प्लस ये ओनली बी वाला जो पार्ट था, ओनली बी वाला पार्ट कितना था, ओनली बी वाला सर पार्ट हमारे पास एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। तो क्या हुआ जरा ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो जो रिजल्ट बचा तो एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ही तो बचा हुआ है। जरा ध्यान से देखें बच्चा, तो ये हमें क्या मिला, एन ऑफ ए यूनियन बी अगर हमको चाहिए तो हमें क्या मिल गया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला ही तो फॉर्मूला हमको मिला कि नहीं मिला, किससे मिला, वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम में क्या क्या था, एक तो हमारा प्योरली ए वाला रीजन था जिसे हमने ग्रीन से दिखाया है, ये प्योरली ए वाला रीजन है बच्चा जिसे मैंने ग्रीन से दिखाया हुआ है। और सेकंड जो बीच का पार्ट ये दिख रहा है आपको, ये ए और बी का इंटरसेक्शन है। किसका इंटरसेक्शन है, ए एंड बी वाला, दोनों जिसमें है, दोनों के एलिमेंट कॉमन रीजन में लाई कर रहे हैं। वो कौन सा रीजन है, ये रेड वाला पोर्शन। एंड थर्ड वन इज ब्लू कलर का जो पोर्शन है वो किसको दिखा रहा है, वो प्योरली बी सेट के एलिमेंट को दिखा रहा है ना, प्योरली जिसमें सिर्फ बी के एलिमेंट हो। ऐसा नहीं कि बी में भी है और कुछ हिस्सा उसका ए में भी, ऐसा नहीं है, वो तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। तो प्योरली बी के एलिमेंट यहाँ है, जिसको हमने क्या लिखा था, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दैट्स क्लियर।
तो यहाँ से जब इसको हमने सम किया तो अगर मैं सम करता हूँ तो हमें यही रिजल्ट मिल जाता है जो कि आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये मैं आपको वेन डायग्राम से रिलेट किया हूँ कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, वेन डायग्राम से भी वही फॉर्मूला अरेंज कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं जो कि हमने यहाँ फॉर्मूला लर्न किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो ये पहला फॉर्मूला आपको मिलेगा। क्या फॉर्मूला है सर? एन ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों को जहन में रहता सर ये माइनस क्यों हो गया इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो देखो बेटा हमने यहाँ से आपको वेरीफाई कर दिया कि देखिए इसकी वजह से ये क्या हुआ, एक पार्ट इसका बच जाता है। क्योंकि जब हम 2 बार इसको सॉल्व करते हैं ना, अगर हम पूरा ए की बात करेंगे तो 1 बार इंटरसेक्शन काउंट हुआ है, और अगर अगली बार हम फिर से बी वाले को सॉल्व करेंगे तो फिर से इंटरसेक्शन काउंट हो जाता है, यानी 2 बार हम इंक्लूड कर चुके होते हैं। तो हमें जबकि कितनी बार इंक्लूड करना था? सिर्फ 1 बार। तो हम क्या करते हैं, 1 बार उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, तो वो हमारा बैलेंस हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, इसको समझ में आ गया है। चलिए तो आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं ये होती क्या है। तो सेकेंड देखिए सेट के हमारे कुछ प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टीज़ में आप देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है, देखो जैसे आप लोग पढ़े हो सम, या फिर ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है बेसिक में एकदम, क्या पढ़ा है कि देखो बच्चा क्या होता है, जैसे 1 + 2 को अगर हम 2 + 1 कहें तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आंसर हमेशा 3 ही आएगा। इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर भी हम लोग यही यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं सर? देखो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम क्या करें, इंटरसेक्शन कर दें। क्या कर दें बेटा? इंटरसेक्शन करें। किसके साथ? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी करें या फिर बी इंटरसेक्शन ए करें, बात एक ही होती है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है किसकी? सेट की, सेट ऑपरेशन। ठीक है बेटा, तो उस पर 2 चीज़ों पे होल्ड करती है। कौन कौन सा वो ऑब्जेक्ट हमारे पास है? तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी को हम बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं, एंड और किस पे इसको अप्लाई किया जा सकता है? ए यूनियन बी लिखिए। आप चाहे बेटा ए यूनियन बी करिए या फिर बी यूनियन ए करिए, बात एक ही होगी। ठीक है ना बच्चा? हाँ, ये क्लियर है। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी बच्चा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी ये है, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी डिस्ट्रीब्यूट कैसे हम लोग करते हैं। तो देखो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के ऑपरेशन होते हैं। एक कौन सा होता है हमारे पास? यूनियन वाला ऑपरेशन होता है, और एक हमारे पास इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन। यूनियन में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए दिया है, ए के एलिमेंट 1 2 3 लिखे हैं ना बेटा, और बी के एलिमेंट क्या है? 1, 4 लिखा है, और आपको क्या करना है, या 5, 6 लिख देता हूँ, 6, 4 लिखा हुआ है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट में, ठीक है ना। तो अगर किसी ने कहा कि सर ये बताइए इसका ए यूनियन बी करना है, तो क्या करना है, सारे एलिमेंट को हमें एक सेट के फॉर्म में लिख देना है। यही हमारा क्या कहलाता है बच्चा? यही हमारा यूनियन कहलाता है। ठीक है, अब चाहे आप ए यूनियन बी लिखिए या आप बी यूनियन ए लिखिए, क्या रिजल्ट सेम नहीं आएगा? हाँ सर आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? ये तो सिर्फ नंबर को क्या करना, एक साथ लिखने का ही तो तरीका है। तो ये इसीलिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जो हमारे पास यूनियन वाला ऑपरेशन है या फिर इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन है, उस पर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है? उस पर हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, क्लियर हो गया इस एग्जांपल से। ऐसे ही जरा इंटरसेक्शन वाला अगर हम पार्ट देखेंगे तो इसमें क्या होगा, चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी करिए, ए इंटरसेक्शन अगर बी करते हैं तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, उसका आंसर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन अगर ए आप सॉल्व करोगे वहां से भी तो रिजल्ट 5 ही मिलेगा। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है किसमें, ऑफसेट वाले पार्ट में, वो होल्ड करती है सिर्फ 2 ऑपरेशंस पे। किस पे? यूनियन पे एंड इंटरसेक्शन पे। ठीक, अब आते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखो जरा ध्यान से, तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल ये है कि देखिए भाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर लिखा गया है, क्या लिखा गया है? ए का इंटरसेक्शन लिया जा रहा है किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। ए का इंटरसेक्शन लिया जा रहा है बी यूनियन सी के साथ। तो ये क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, ए को बी के साथ लिखिए, किस साइन के साथ? इंटरसेक्शन वाला साइन जैसा है ऐसे एज इट इज इसको मेंशन लिख लेंगे, कर लेंगे इसको। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, बोलो ठीक। अब ए किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। लेकिन यहां जरा ध्यान से देखो, अब हमारे पास 2 सेट है, एक सेट ए है और एक सेट सी है। तो आप वापस से लिखिए ए इंटरसेक्शन सी
लेकिन बीच वाला पार्ट, बीच में क्या लगा हुआ है, यूनियन, तो आप दो सेट के बीच में ये यूनियन लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो आपको एक सेट यहाँ से मिलेगा, और ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो वहाँ से आपको एक सेट मिल जाएगा। दैट मीन्स दो सेट है। अब इन दो सेट का क्या करना है, आपको यूनियन कर देना है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देखो क्लियर हो गया बेटा, ये बात समझ में आ गई है, श्योर। देखो पहले हमने क्या किया, ए का किसके साथ इंटरसेक्शन लिया, बी के साथ, ए का किसके साथ, बी के साथ, फिर ए का किसके साथ, सी के साथ, और बाकी जो बी और सी में जो कॉमन हमारे पास ऑपरेशन था यानी यूनियन लो लगा था, उसको दो सेट के बीच में अभी भी हमने वैसे एज इट इज लगा दिया है। इसका मतलब इसको पूरी तरीके से इसको बी समझिए, और ये पूरा अभी भी क्या लिखा है, इसको ऐसे सी समझिए। क्लियर है, ठीक है। आइए थर्ड प्रॉपर्टी, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी कहती है आइडोम्पोटेंट। ये हमारा एक लॉ है, कहता है अगर किसी सेट ए का उसी के साथ, किसी सेट ए का उसी के साथ क्या ले लिया जाए, इंटरसेक्शन ले लिया जाए या फिर यूनियन ले लिया जाए, तो रिजल्ट क्या होता है, सेम रहता है, सेम रहता है। समझ में आता है, क्या है रिजल्ट यहाँ बदलने वाला नहीं है। यानी ए का ए के साथ अगर इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर में भी ए ही आएगा, और अगर ए का ए के साथ हम यूनियन करना चाहेंगे तो भी आंसर क्या हो, सेम आना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा वाला रूल हमारे पास है, उसके लिए हमारे पास आइडोम्पोटेंट वाला है। इसके बाद लॉ ऑफ, ये इम्पट्टी वाला तो सभी, ये इम्पट्टी है बेटा, फाई वाला, एंड एक यूनिवर्सल वाली की कहानी है, ठीक है। तो कह रहा है अगर ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ करते हैं, कोई सेट ए लिखा है उसमें कुछ एलिमेंट 1 2 4 लिखा है, और एक कोई बी सेट है उसके पास कुछ भी एलिमेंट नहीं, दैट मीन्स फाई है। अब कोई बच्चा क्या करे, इसको इसके साथ इंटरसेक्शन अगर करना चाहेगा तो इंटरसेक्शन में तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना, इंटरसेक्शन तो फाई ही मिलेगा। वही बात कह रहा है कि अगर हम फाई के साथ किसी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो रिजल्ट में फाई मिलेगा, लेकिन अगर मैं यूनियन लेने जाऊंगा, क्या लेने जाऊंगा, यूनियन लेने जाऊंगा, तो वापस से हमें ए ही मिलेगा, यानी यूनियन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर देखिए यूनिवर्सल सेट है, कोई क्या है, कोई एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के साथ अगर किसी एक सेट का हम क्या करें, इंटरसेक्शन ले लें, तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होगा, ये यूनिवर्सल तो बहुत बड़ा सेट है ना, और ए क्या है, बहुत छोटा, उसी का सबसेट टाइप का है। तो क्या होगा, ए जब हम यूनियन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो वापस से तुम्हें वही छोटा वाला सेट यानी सबसेट वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी सिमिलरली हमारे पास ये दोनों रूल हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, बेसिकली प्रूव करने के लिए विशेष तौर से नहीं आते, लेकिन फिर भी इनका रिजल्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला है हमारे पास। देखिए ज़रा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि देखिए द सेट फॉर्मूलाज ऑफ सेट complement including the basic law of the complement, De Morgan's law, double complement and the law of the empty and universal set। ये कुछ फार्मूला इस पे अप्लाई किया गया है, कुछ फार्मूला हमें याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट आप सभी जानते हो, अगर कोई एक सेट बड़ा सा दे रखा है, ऐसे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट यू है, उसका मतलब है कि नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या है ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर से बात कर रहा है, ठीक है। तो और एक कोई सेट है इवन नंबर का, किस नंबर का बेटा, इवन नंबर का कुछ दिया हुआ है इस तरह से 2 4 6 8 ऐसे 10 करके यहाँ तक लिखा हुआ है। तो अगर कोई कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, किसके साथ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल के साथ। यूनिवर्सल क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है, ऐसे समझो। तो कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ऐसे डैश से या फिर हम लोग बेटा ए ऐसे सी से दिखाते हैं ना, इसको भी कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, इसको भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ये नोटेशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करिए, यूनिवर्सल सेट में से ए वाले सेट को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी हटा दीजिए, जो भी उसके एलिमेंट कॉमन मिलेंगे उनको क्या कर देना, हटा देना है। तो जैसे ही आप हटाएंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे ना, वो किसके सेट के किसके एलिमेंट हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट वाले के एलिमेंट हो जाएंगे। जैसे देखो अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो अब क्या बचेगा, सारे इवन नंबर तो जा चुके होंगे, सिर्फ क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएंगे। कौन से वाले बचेंगे बेटा, सिर्फ हमारे पास ऑड नंबर आएंगे। इसको थोड़ी देर के लिए अप टू कर दीजिए कि ये इस तरह से हमारे पास इनफाइनाइट तक ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया बात,
तो जो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा वो किसका सेट आएगा, ऑड नंबर का एक सेट आ जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यूनिवर्सल में से जो भी जिस भी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको हटा दीजिए, यानी कॉमन एलिमेंट को वहाँ से हटा दीजिए, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट कहाँ के बचेंगे, यूनिवर्सल सेट के जो बचेंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, वही हमारे उस सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई है। उसी पर बेस्ड हमारे पास क्या है, कुछ रिजल्ट्स हैं, उसको तुम्हें ध्यान देना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर एक सेट ए है और उसको यूनियन करना है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि यूनिवर्सल में जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के ऐसे 10 तक के नंबर लिखे गए हैं, ऐसा मान लीजिए, और कोई सेट ए दिया है और वो क्या है, इवन नंबर है, 2, 4, 6 एंड 8, और ये मान लीजिए 10 लिखा है। ठीक है बच्चा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट सर आएगा सारे ऑड नंबर। क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही मैं यू में से ए सेट को माइनस करूंगा तो 2, 4, 6, 8 एंड 10 तो कॉमन है, तो उसको हटाना पड़ेगा, तो रिमेनिंग एलिमेंट कौन बचा, 1 बचा, 3 बचा बेटा, 5, 7 एंड 9। अब क्या करिए, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का, सेट ए और सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का अगर आप यूनियन करोगे तो यूनियन में क्या मिलेगा, 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर मिल जाएंगे ना, जिसको हम लोगों ने कौन सा सेट बोला था, जिसको हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट नाम दिया था। क्लियर है, यह एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है। तो ये कहानी कह रहा है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई सेट है और उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ हम क्या कर लें, यूनियन कर लें, क्या कर लें बच्चा, यूनियन कर लें, तो वापस से क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ए का ए डैश के साथ अगर हम इंटरसेक्शन ले लें, ए का ए के साथ क्या करें, ए डैश के साथ इंटरसेक्शन ले लें, तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ए किसका सेट था, इवन नंबर का था, और ए डैश किसका आया है, ऑड नंबर का आया है। ऑड और इवन में कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला है। दैट मीन्स अगर मैं ए एंड ए डैश का इंटरसेक्शन करने जाऊंगा तो वहां से रिजल्ट आपको 5 मिलेगा। दैट मीन्स इम्पटी सेट आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चा। ठीक, क्लियर है। ए डैश इक्वल्स टू लिखा भी जाता है यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल में से जो सेट ए के एलिमेंट हैं कॉमन जो मैच कर रहे हैं उनको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, तो वही क्या कहलाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है। ठीक, आइए सेकंड क्या कहता है। सेकंड देखिए, सेकंड हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसका यूज हम लोग कहा करेंगे, यहाँ सेट में तो करते हैं, साथ में प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास एक चैप्टर है लास्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोबेबिलिटी में। याद रखना, डी मॉर्गन्स लॉ जो है प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसका सीधा सीधा वहाँ हम लोग रिजल्ट यूज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में। ठीक, तो क्या कहता है, देखिए कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है, क्या बोल रखा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को बेटा कभी कभी हम लोग बार से भी दिखाते हैं, तो ये ऐसा लिखा हो या फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा, दोनों बात देखें, तो ये किसके बराबर हो जाता है, ए का बार यानी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखिएगा। इसके 2 रिजल्ट हैं, ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो ये किसके इक्वल हो जाता है, इंडिविजुअल अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट और उसका यूनियन। ये दोनों रिजल्ट बहुत काम के हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, एंड दूसरा रिजल्ट क्या, दिस वन इज फर्स्ट रिजल्ट एंड दिस वन इज द सेकंड रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, याद रखना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड है लॉ ऑफ द डबल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट आपने लिया, ठीक है, वापस से फिर से किसी ने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, वापस से तुम्हें ओरिजिनल सेट की जो भी एलिमेंट हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है ना, कि जो ओरिजिनल सेट था उसमें क्या क्या एलिमेंट थे, अगर हम किसी कॉम्प्लीमेंट सेट का वापस से कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो तुम्हें ओरिजिनल सेट मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। थर्ड देखिए, कह रहा है लॉ ऑफ द इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। इसके लॉ क्या क्या है, फाई का कॉम्प्लीमेंट कोई मतलब का नहीं होता है, वो यूनिवर्सल के बराबर होता है, और यूनिवर्सल का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वो फाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल का
कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकते हो, दोनों को माइनस करोगे तो सारी चीज़ें एक ही जैसे दिखेंगे, तो वो 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना रिजल्ट तुम्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास भी कुछ रिजल्ट्स हैं। ये लास्ट ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बच्चा। ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हो तो आप समझो कि कुछ हद तक वेन डायग्राम से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है हमारे, उनको तुम्हें सॉल्व करने में आसानी होगी। पहला जो चीज़ लिखा है रिजल्ट यहाँ लिखा हुआ है, क्या रिजल्ट लिखा है, अगर ए में से सेट ए को ए से अगर हम माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ये तो अंडरस्टूड है, सभी बच्चे समझ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, कह रहा बी माइनस ए करिए, क्या करिए, सेट बी को सेट ए में से सब्ट्रैक्ट करिए, और फिर ये कह रहा है कि बी का इंटरसेक्शन ए डैश बी के साथ करिए, तो रिजल्ट ये सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए कह रहा ए माइनस बी इक्वल्स टू ए होगा इफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या रह जाए, 5 हो जाए। कह रहा ए माइनस बी हमेशा क्या होगा, ए माइनस बी हमेशा ए के इक्वल होगा इफ कब होगा, जब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ क्या मिले, 5 मिले, कुछ रिजल्ट मिले ही ना कॉमन। ठीक है, सिमिलरली आपके पास ये सारे रिजल्ट हैं बेटा, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उन पे अगर हम बात करें, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने इसको वेन डायग्राम से और इसको हमने आपको प्रूव करके भी दिखाया था, वही रिजल्ट लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ ये थर्ड वाला रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर 3 फाइनाइट सेट दिया है और उनका यूनियन करना है, क्या करना है, यूनियन करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस का एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, प्लस क्या करते हैं, एक बार इनको हम ऐड कर देते हैं, सारी कहानी पुरानी जैसी ही है। ठीक है, तो इन रिजल्ट्स को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं अगला। हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है आज का, क्या कह रहा है, विच एक्सप्रेशन करेक्टली एक्सप्लेन द फॉलोइंग वेन डायग्राम। कह रहा है कि आपको ये वेन डायग्राम देखना है, वेन डायग्राम आपको देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच कर रहा है यहाँ पे, यानी क्या दे रखा है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये डार्क कर रखा है, क्या किया है बेटा, ये हमारा डार्क है यहाँ पे, तो आपसे इसके बेसिस पे पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, अगर आपको ना दिख रहा हो तो ये क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया गया था। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि जो पोर्शन आपका डार्क है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स ये क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके बेटा, समझ में आ गया। तो इस बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था वेन डायग्राम से रिलेटेड, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है एक क्वेश्चन है, देखिए ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि इन ए क्लास आप, अब यहाँ से हम लोगों का वर्ड प्रॉब्लम है और इसको हमें रिलेट करना है वेन डायग्राम से, या फिर इनको डायरेक्ट फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इन ए क्लास 70 स्टूडेंट, टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, 70 है। 45 स्टूडेंट लाइक टू प्ले स्कोरर, 52 स्टूडेंट लाइक टू प्ले बेसबॉल। यानी 2 टाइप का गेम है हमारे पास। जो पहला वाला गेम है उसे कितने बच्चे प्ले करते हैं, खेलना चाह रहे हैं या खेलते हैं, तो यहाँ पे 45, तो एन ऑफ एस कर दे रहे हैं, स्कोरर का नाम हम एस से रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे कितने बच्चे खेल रहे हैं बच्चा, 45 स्टूडेंट। ओके, एंड सेकंड कह रहा है 52 स्टूडेंट्स प्ले बेसबॉल। देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन में आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, उसे मार्क करना है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अगर आप सोचे पूरा क्वेश्चन पढ़ लें उसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो शायद आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है बच्चा, तो आपको ध्यान रखना है, पहले आप अच्छे से इसको रीड कर ले, उसके बाद मार्क करिए, क्या क्या अपने काम का डेटा है उनको नोट डाउन करिए। तो पहला कह रहा 52 स्टूडेंट लाइक टू प्ले बेसबॉल, तो एन ऑफ बी का नाम दे देते, बेसबॉल का नाम बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी नाम दे देते हैं। और ये कितने बच्चे खेलना पसंद कर रहे हैं बच्चा, तो इसको शायद 52 स्टूडेंट खेल रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम यूजिंग सेट्स फार्मूला, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले स्कोरर आर बेसबॉल, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले ओनली, ये दे रखा है। चलो देखो टोटल हमारे पास, अगर मैं टोटल की बात करूं तो कितने स्टूडेंट हैं,
टोटल हमारे पास 70 स्टूडेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पे बोला है ऑल द स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम, एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम खेलना चाहते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे एन ऑफ एस यूनियन बी। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो यहाँ से देखिए रिजल्ट आएगा एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन बी। ओके, अब देखिए सबसे पहले क्या करो, इनकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू तो 70 है, कितनी है बच्चा 70। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल 70 स्टूडेंट है। दैट मीन्स एन ऑफ एस यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, यहाँ पे 70 दे रखा है। एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है बच्चा, दिस वन इज 45 और ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये सर दिया है 52। माइनस कर दो, और यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कहीं पर कि कॉमन कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम को प्ले करते हैं या खेलते हैं, ठीक। तो उसको पहले हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ से देखिए इसको अपन ऐड करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, 97 यहाँ से आ जाएगा, ये हमारे पास 70 है, माइनस का एन ऑफ एस इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। अब इसको लाके माइनस कर दीजिए, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों टाइप का गेम खेलेंगे, तो उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 27। मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है क्या हुआ, पहले जो भी डेटा हमारे पास दिया था उसको हमने क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया कि हमारे टोटल 70 स्टूडेंट थे, उसमें भी 45 क्या प्ले कर रहे थे, एक हमारे पास गेम था स्कोरर करके वो प्ले कर रहे थे, दूसरा हमारे पास बेसबॉल था वो 52 स्टूडेंट प्ले करना चाह रहे थे। ऑल द स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ देम टू गेम्स यूजिंग द सेट फार्मूला। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले स्कोरर आर बेसबॉल, कितने बच्चे दोनों खेलना चाहते हैं, तो 7 टोटल बच्चे कितने हैं 70 हैं, तो 70 में से ही तो बच्चे खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, वो हो गया। फिर कह रहा हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले ओनली स्कोरर, कितने बच्चे सिर्फ क्या खेलना चाहते हैं स्कोरर। तो अभी हमने क्या निकाला है, ये ऐसे 27 बच्चे 27 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलना चाह रहे हैं। अब आपसे पूछा है कि ओनली क्या खेले, ओनली स्कोरर वाला गेम खेले, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखिए ओनली, ओनली कौन सा बेटा, ओनली स्कोरर, ठीक है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू सर 45 है, और इसकी वैल्यू कितनी निकाला अभी हम लोगों ने 27। इसको माइनस कर दो बेटा, तो 15 में से 7 जब आप माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 3 में से, तो 18 ऐसे स्टूडेंट होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 18 हैं, जो सिर्फ कौन सा गेम खेलेंगे, जो सिर्फ कौन सा गेम खेलेंगे बेटा, स्कोरर वाला गेम प्ले करेंगे यानी खेलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। इसका आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। और यहाँ आपसे कह रहा है कितने बच्चे एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम्स, तो ये तो 70 है ना, टोटल बच्चे कितने हैं 70 हैं जो कि कोई ना कोई गेम प्ले करेंगे यानी खेलेंगे। क्लियर बेटा, तो ये आपका पहला बहुत बेसिक क्वेश्चन था। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे बोल रहा है कि एक सर्वे हुआ है, सर्वे में क्या पता चला है कि कोई कुछ लोग हैं, 800 स्टूडेंट टोटल है इन ए स्कूल, 250 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी ड्रिंक मोजितो एंड 500 वर ड्रिंकिंग जूस। अब देखो बेटा यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है पहले आप देख लीजिए टोटल बच्चे कितने हैं। तो अगर एन ऑफ एस की बात हम करेंगे, एन ऑफ एस की बात करें यानी टोटल यूनियन बोल दो, एस नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, यू की बात मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एन ऑफ यू की बात करूँ, टोटल बच्चे कितने हैं, तो टोटल हमारे पास बच्चों की संख्या है 800, ये हमारे टोटल स्टूडेंट हैं। चलो अच्छी बात है। अब क्या कहानी है कि उसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्या पीना पसंद करते हैं, मोजितो। यहाँ देखो बेटा एक वर्ड का यूज हुआ, ये अजीब सा वर्ड है, इस चक्कर में बड़े बड़े फंस जाते हैं। एक हमारे सहयोगी हैं बच्चा, एक बार वो क्या हुआ कि वो अपनी किसी खास मित्र के साथ, यानी खास मित्र तो समझ रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ किसी रेस्टोरेंट में गए और जेब में उनके बहुत मिनिमम अमाउंट 300-400 के आसपास कुछ पैसे थे। अब जब उन्होंने उसका मेनू देखा तो मेनू में कोई 500, 600, 800 इस तरह के कुछ खाने की या पीने की चीज़ें थी। तो उन्हें एक चीज़ नज़र आ गया
उस शेड्यूल में वहाँ लिखा था मोजितो और वो 250 के आसपास लिखा हुआ था। तो उनको लगा कि चलो दोनों लोग हैं, एंजॉय भी हो जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा, नहीं तो पता लगा कि गर्लफ्रेंड के सामने इंसल्ट हो जाएगी। तो उन्होंने वेटर को बोल के मोजितो ऑर्डर कर दिया। अंदर से बहुत प्रसन्न भी थे कि चलो भाई 250 में इतना अच्छा मोजितो, नाम सुन के सोचे कि अरे कुछ तो बहुत अच्छा चीज़ होने वाला है, बहुत अच्छा टेस्टी खाने को मिलेगा या पीने को, जो भी बोला। तो जैसे ही उनके पास जब मोजितो आया, तो मोजितो को बेटा जानते हो किसको बोला जाता है? नींबू पानी को। तो जैसे ही उनके पास मोजितो आया तो उन्होंने वेटर को बोला भैया मैंने तो ये ऑर्डर किया। उन्होंने कहा अरे सर यही इसका नाम मोजितो है। तो देखो बेटा यहाँ पे अजीबोगरीब नाम मिल सकता है, तो ऐसी हालत तुम लोगों की ना हो, तो इसलिए इसको पढ़ लेना अच्छे से, जाना ज़रूर लेकिन ध्यान से ऑर्डर वगैरह करना, ठीक है। हाँ, तो साहब की क्या हाल हुई आपको पता चल गया, नींबू पानी पीना पड़ा उन्हें, ठीक है। तो देखो मोजितो कह रहा है कितने लोग बेटा पीना चाहते हैं या पी रहे हैं? 250। तो यहाँ पे एन ऑफ एम लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत किसी को? एन ऑफ एम की वैल्यू कितना बोल रहा है? 250। 250 दिख रहा है सभी लोगों को? कोई दिक्कत? शायद ये कलर ठीक नहीं है, इसको हटा देते हैं, यहाँ से बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है मोजितो की, तो एन ऑफ एम लिख दे रहा हूँ बेटा। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है? 250 ऐसे स्टूडेंट हैं जो नींबू पानी पीना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि 500 स्टूडेंट हैं जो जूस पीना चाहते हैं। कितने स्टूडेंट बेटा? 500, बहुत अच्छा। 150 वर ड्रिंकिंग बोथ मोजितो एंड जूस, तो वो सर की तरह रहे होंगे बेचारे। तो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन जे, इसका मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जूस भी पीना चाहते हैं और क्या पीना चाहते हैं? मोजितो को भी पीना चाहते हैं। वो कितने स्टूडेंट हैं? 150, टोटल 150। आपसे कह रहा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर ड्रिंकिंग नाइदर मोजितो नॉर जूस। ऐसे कितने बच्चे हैं जो किसी तरीके का ड्रिंक नहीं पीना चाहते हैं? समझ में आ रहा? ना तो मोजितो और ना ही किसी टाइप का जूस। तो चलो पहले हम लोग क्या करें, इनका यूनियन फाइंड करते हैं। एन ऑफ एम यूनियन जे, क्या फॉर्मूला होगा बच्चा? एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ जे माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन जे। बोलो ठीक है, क्लियर हो गया? आइए तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। एन ऑफ एम की वैल्यू कितनी है? 250 है सर, प्लस एन ऑफ जे की वैल्यू कितनी है बच्चा? 500, माइनस कर दो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन जी, ये कितना हो जाएगा हमारा? 150। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा एन ऑफ एम यूनियन जे की वैल्यू आ जाएगी 250 में से 150 माइनस करो 100, 100 में 500 आप ऐड कर दीजिएगा तो 600 आ जाएगा। कितने आ जाएंगे बेटा? 600। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो किसी टाइप का जूस नहीं पिएंगे। मेरी बात समझो जरा, वेन डायग्राम में आ जाओ। अब यहाँ आपका वेन डायग्राम काम कर जाएगा। देखिए दो टाइप के लोग थे, एक तो ए मतलब एम टाइप के जो कि मोजितो वाला जूस पीना चाहते थे, नींबू पानी पीना चाहते थे, और एक जे टाइप के थे, जूस पीते थे। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे लोगों को पता करिए या आंसर दीजिए जो किसी टाइप का ना तो जूस पीते ही नहीं है। अच्छा मेरे बच्चे, ये अगर मैं थोड़ा डार्क करूँ तो ये सारे ऐसे लोग हैं, ये सारे कैसे लोग हैं? ये सारे सर ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई जूस तो पीते हैं, भले नींबू पानी पीते हैं लेकिन पीते तो है ना कुछ। तो ये कितने लोग थे टोटल? तो ये सर ये पूरे मिला के 600 सर आपने निकाले अभी को। कितने थे? देयर आर 600 स्टूडेंट विच क्या करना चाह रहे? कोई ना कोई जूस तो पी ही रहे थे, लेकिन कुछ। और टोटल कितने? तो ये बाहर वाला जो रेक्टेंगल वाले में लिख रहा हूँ ये पूरे टोटल है, ये 800 है सर। आपसे कह रहा है कि आप ऐसे लोगों को हमें निकाल के बताइए, ढूंढ के बताइए जो किसी टाइप का जूस पीना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरे बच्चों इसका मतलब हुआ 800 में से अगर मैं 600 को माइनस कर दूं, यूनिवर्सल में से हम क्या कर रहे हैं, यूनियन वाले पोर्शन को, एम यूनियन जे वाले पोर्शन को माइनस कर दें तो आउटसाइड, ये सर्कल के आउटसाइड वाले के लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मेरे बच्चे ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, जरा देखो जरा, ये वाले सारे मिल जाएंगे कि नहीं? इधर बाहर वाले, ये बाहर, यही तो हमें चाहिए ना। तो वो किसी टाइप का जूस पी, वो बच्चे क्या कर रहे हैं? नहीं पी रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर पीते तो इस सर्कल के अंदर होना चाहिए था, अगर नहीं पी रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सर्कल के बाहर वाला रीजन। तो सर्कल के बाहर वाला रीजन कैसे मिलेगा? 800 में से अगर हम क्या करें, 600 को क्या कर दें बेटा?
माइनस कर दें तो ये क्या मिलेगा, सर्कल के बाहर वाले कितने हमारे मेंबर हैं उनकी संख्या हमको पता चल जाएगी। तो बताइए आंसर कितना आया। जो तो क्या करते हैं, नाइदर मोजितो नॉर जूस, तो ऐसे बच्चों की संख्या होगी 800 माइनस 600, दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 200, योर करेक्ट आंसर। बोलो ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये आपका फाइनल। देखिए वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम लोग टैकल कर रहे हैं, पहले तो जो भी डेटा दिया है उनको प्रॉपरली नोट करिए, उसके बाद आप सॉल्व करिए जैसा आपका वेन डायग्राम बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा मोजितो वाला, ये जूस वाला, दोनों को मिलाया तो पता चला 600 ऐसे बच्चे थे जो किसी न किसी प्रकार का ड्रिंक लेना चाहते थे। आपसे बोला था कि आप ऐसे बच्चों को ढूंढिए जो ना तो मोजितो वाला यानी नींबू पानी पीते हैं, ना फिर वो जूस किसी टाइप का जूस पीते हैं। तो ऐसे कितने पीपल हैं, कितने स्टूडेंट हैं, देयर आर 200 स्टूडेंट। कितने बच्चे हमारे, देयर आर 200 स्टूडेंट्स। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये हमारे पास है इसका बहुत ही, ये बेटा एक जेई का प्रॉब्लम है, 2021 या 22 का सवाल, बहुत ही नॉर्मल सवाल जिसको हर बच्चा सॉल्व कर लेगा आसानी से। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसमें आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए कह रहा है इन ए स्कूल देयर आर 3 टाइप ऑफ गेम्स टू बी प्लेड, सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले 2 टाइप ऑफ गेम बट नन ऑफ प्ले ऑल द 3 टाइप ऑफ गेम, विच वेन डायग्राम जस्टिफाइव एबव स्टेटमेंट। कह रहा है कि भैया देखिए 3 बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे शायद कुछ है क्या, टाइप ऑफ गेम्स टू बी प्ले सम ऑफ द, अच्छा कुछ बच्चे हैं हमारे पास और 3 टाइप का गेम है, जिसमें से 2 टाइप का गेम तो खेलें लेकिन वो 3rd टाइप वाला गेम ना खेले, कोई भी 3rd टाइप का हो सकता है, बट ऐसा उसका कहना ये है कि कोई भी बच्चा तीनों गेम नहीं खेले। इसका कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है ये आपको बताना है। चलो देखो, अगर इसकी बात करें पहले वाले ऑप्शन की, मेरे बच्चों देखो पहले ऑप्शन में ये बड़ा सा सर्कल दिख रहा है, बड़ा सा ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अंदर वाले जो दोनों हैं उसका ही तो पार्ट लिखा गया है ना। ये देखो ना 2 छोटे छोटे दिख गए, दिखे कि नहीं दिखे, जब ये 2 छोटे छोटे कहाँ दिखे, एक बड़े के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों, ये पहला एंड ये वाला सेकंड, ये वाला 3rd, ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक गेम को प्ले जरूर कर रहे हैं। क्यों, पहले का सबसेट हो गए ना दोनों लोग, क्लियर हो गया, और आपस में इंटरसेक्शन भी है, तो इसका मतलब ये बेस्ट ऑप्शन हमारा नहीं, यानी अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई ये वाला नहीं कर रहा। 3rd वाले में देखिए यहाँ भी वही हाल है, ये दोनों में तो इंटरसेक्शन हो गया और इन दोनों में कौन सा, ये वाला भी आ गया ना, तो ये भी अपना आंसर को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, स्टेटमेंट यहाँ भी रॉन्ग है। इसका मतलब ये भी आप सेम देख रहे हैं, आप क्या हो रहा है, एक बड़ा सा सर्कल दिखाई दे रहा है, उसके अंदर 2 छोटे छोटे सर्कल का कुछ पार्ट तो जा रहा है ना, इसका मतलब ये तीनों किसी ना किसी गेम को तो खेल रहे हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, इस तीनों गेम को खेल रहे हैं। देखो अगर इसको पहला वाला सेट आप मानो तो इसके कुछ तो एलिमेंट यहाँ रहे होंगे बेटा, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हाँ सर बिल्कुल रहेंगे। और यहाँ पे देखिए इसके भी तो कुछ तो पार्ट कर ही रहे, यहाँ बड़े वाले में तो देखो सब लोग इसके अंदर यानी सबसेट हो गए, तो इसका मतलब कोई भी यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ऐसा वेन डायग्राम हमको नहीं मिल रहा है जिसमें कि कुछ ऐसे बच्चे जरूर सम्मिलित ना हों जो तीनों टाइप के गेम ना खेलें। तो यहाँ तो कुछ ना कुछ हर बच्चे क्या कर रहे हैं, तीनों टाइप के गेम खेल ही रहे हैं। और यहाँ क्या बोल रहा था, ऐसे बच्चे ढूंढिए जो तीनों टाइप के गेम खेले ही ना, कुछ ना कुछ छोड़ करें, मिस करें, लेकिन यहाँ ऐसा बेस्ट ऑप्शन हमको नहीं मिला। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। ये जेई का क्वेश्चन है, बहुत बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका हर बच्चा इसका आंसर कर लिया होगा। ठीक है, चलिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, ये देखो जेई का सवाल है, इसमें हमारे नॉर्मल सा हमें अपना फॉर्मूला यूज करना है। देखिए क्या है, कह रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन है अवार्डेड 48 मेडल, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने मेडल अवार्ड करता है, वो टोटल 48 मेडल क्या करता है, अवार्ड करता है। ठीक है ना, ए 25 इन इवेंट, कोई इवेंट 2 टाइप का इवेंट है हमारे पास, उसमें 25 मेडल दिए जा रहे हैं, एंड फिर बोल रहा है इवेंट ए, अच्छा 48 मेडल इन इवेंट ए। ओके, तो इवेंट ए में कुल कितने उसने मेडल दिए बेटा, 48 मेडल दिए, बहुत अच्छा। फिर कह रहा है 25 इन बी, 25 इन बी, इसका मतलब हो गया जो हमारे पास सेकंड वाला इवेंट था 25 बी वाला,
उसमें कुल कितने मेडल दिए गए? 25 मेडल दिए गए हैं बच्चा। अब फिर बोल रहा है, देखो ध्यान से, एंड 18 इन इवेंट सी, एक कोई इवेंट सी है, तीसरा इवेंट है, उसमें कुल कितने मेडल उसको मिले? तो टोटल उसको 18 मेडल मिले। अच्छा, इफ दीज मेडल वेंट टू टोटल 60, इसका मतलब क्या हुआ? एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 60। अच्छा सर, ये वाली कहानी, हाँ। एंड ओनली 5 men गॉट मेडल्स इन ऑल दीज, इसका मतलब कह रहा है ऐसे सिर्फ 5 लोग हैं जो सिर्फ क्या करते हैं? ऐसे सिर्फ 5 हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 5 ऐसे लोग हैं जिनको सारे मेडल मिले हैं। ठीक, ये कहानी वो बोल रहा है। फिर क्या बोला है? फिर उसने कहा है इन ऑल दीज इवेंट देन हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 of 3 इवेंट। ओके, ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है, उसको आप पहले क्या कर लीजिए? मार्क कर लीजिए। बोल रहा है आपको ऐसे पता करना है कितने ऐसे 2 लोग थे जो एग्जैक्टली क्या कर रहे थे? एग्जैक्टली 2 मेडल उन्हें मिल रहे थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन को देखते हैं। पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या फॉर्मूला होता है बच्चा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 60। बहुत अच्छा। इसकी वैल्यू कितना दिया था? इसकी वैल्यू बेटा 48, प्लस में कितना आया सर? 25, प्लस में कितना था हमारे पास? प्लस में 18, माइनस ये दो का हमारे पास कुछ भी दिया नहीं था, तो इनको एक साथ लिख लो, ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ, एन तो मैं बाहर लिख लिया हूँ एक बार, तो इसको वापस से नहीं लिखूँगा। तो एन ऑफ दैट मीन्स ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, फिर ये हमारे पास हो जाएगा बेटा सी इंटरसेक्शन ए, और इसकी वैल्यू तो हमारे पास 5 दे रखा है। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लो। क्या कर लें? ऐड कर लो। तो इसको जैसे ही ऐड करोगे तो देखो 48 और 25 कितना हो जाएगा आपका? पहले 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 और ये हो जाएगा 73, 73 फिर कितना ऐड करेंगे आप? 23 ऐड कर दीजिए, 18 प्लस 5 कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए बच्चा? 18 प्लस 5 दैट मीन्स 23 ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 73 प्लस 23 माइनस एन ऑफ, ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, ये हमें मिलेगा। अब क्या काम करिए आप? अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आपको मिल जाएगा? दिस वन इज 93, कितना? ये 96, सॉरी, दिस वन इज 96। दैट मीन्स अगर मैं इसकी बात करूँ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू 36 आ जाएगी। तो क्या सर ये हमारा एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है? अब ये तुम्हें देखना है, नहीं, ये आपका अभी करेक्ट आंसर नहीं आया है। अभी तो आपको ये पता चला है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू कितनी आई है? 36 आई है। पहले इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कर लिया? चलो देखते हैं इसको, वापस से हम लोग फिर से देखें। हो गया? ठीक, देखो ज़रा ध्यान से। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमको एक बात पता चल गई कि देखिए भाई, ये आपके पास कोई 3 टाइप का गेम चल रहा था या इवेंट चल रहा था। पहला इवेंट ए, दूसरा इवेंट बी, तीसरा इवेंट सी टाइप का। अब इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखना बेटा। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी कर रहा था, जब मैं ये सब लिखा हूँ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी
प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए जब मैं लिखा था तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी बेटा, 36 तो आई थी। लेकिन क्या ये करेक्ट आंसर है? नहीं सर, ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में ये पूरा पूरा एक बार जरा ध्यान से देखो, तो इसमें क्या हुआ, सी का भी तो पार्टिसिपेशन हो गया कि नहीं हो गया, बताइए भाई, हुआ है ना। ए इंटरसेक्शन बी, अगर इस पूरे पोर्शन की बात मैं करूं तो इसमें कौन आ गया है एक बार, और इसमें एक बार एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी तो आ गया ना बेटा। ऐसे ही जब मैं बी इंटरसेक्शन सी की कहानी लिख रहा था, किसकी कहानी लिख रहा था बच्चा, बी इंटरसेक्शन सी की, तो बी इंटरसेक्शन सी में जरा ध्यान से देखो, फिर से वापस से कौन आ गया, फिर से सर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ गया कि नहीं, दूसरी बार, यानी इसको 2 बार लिख दिया गया। फिर थर्ड वाला पोजीशन में देखिए, सी इंटरसेक्शन ए की जब मैं कहानी लिख रहा था, किसकी कहानी बेटा, सी इंटरसेक्शन ए की, तो सी इंटरसेक्शन ए में ये इसको देखो जरा ध्यान से, ये सी है और ये है, सी इंटरसेक्शन ए इतना ही तो है। सी इंटरसेक्शन ए में फिर से वापस से कौन आ गया, फिर से सर कौन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फिर से आ गया। दैट मीन्स ये 3 बार आया है। कितनी बार आया है बेटा, 3 बार, जबकि हमें चाहिए नहीं था, हमें सिर्फ कौन कौन सा पोर्शन चाहिए, ये जो व्हाइट कलर का है सिर्फ ऊपर वाला, फिर ये ब्लू कलर का नीचे वाला, फिर ये ग्रीन कलर का ये दिख रहा है ना, इतना सा ये वाला चाहिए नहीं था। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेड कर दे रहा हूँ। किसको कौन सा नहीं चाहिए, ये रेड वाला पोर्शन तो चाहिए नहीं था ना, क्यों, क्योंकि ये तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसा करते करते 3 बार हमने इसको एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है। तो ये वाला पोर्शन मेरे काम का ही नहीं था। पोर्शन का कौन काम का था, ये ए वाला, फिर ये ब्लू वाला और फिर ये ग्रीन वाला। तो हम क्या करेंगे, इसमें 36 में कौन माइनस कर देंगे बेटा, आपके पास बताया गया था कॉमन हमारे पास कितने हैं, कॉमन हमारे पास 5 थे जो तीनों में जा रहे थे, तो 3 × 5 दैट मीन्स 36 माइनस का 15, सो आंसर विल बी 21। ऐसे 21 पर्सन होंगे जो क्या किए होंगे, जिनको सिर्फ एग्जैक्टली 2 मेडल्स मिले होंगे, जैसा क्वेश्चन में मेंशन था। तो ऑप्शन इसका बी पार्ट करेक्ट होगा बेटा। ये भी जेईई का क्वेश्चन था, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस क्या है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको आप आराम से पहले पढ़ेंगे, डेटा को आप पहले उसको पूरा मेंशन करिए, नोट करिए, फिर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ हमने क्या क्या किया है। पहले तो एक फार्मूला हमने यूज़ किया, जो कि फार्मूला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये वाला फार्मूला। क्यों सर आपने इसका यूज़ किया है, क्योंकि देखो बच्चा यहाँ पे सारा डेटा हमारे पास गिवन था, इसके अकॉर्डिंग हमारे 3 इवेंट चल रहे थे, तो 3 इवेंट चल रहे हैं तो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस करके ये वाला। फिर जो जो डेटा दिया था हमने उसको सबको लिखा, और वहाँ से हमको एक रिजल्ट मिला। किसका रिजल्ट मिला, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। तो क्या ये कंप्लीट आंसर था? नहीं सर, ये कंप्लीट आंसर नहीं था। जब हम वेन डायग्राम के वापस उसके पास गए तो हमको ये बात समझ में आई कि यहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट सा है, कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम था कि जो हमारे पास इंटरसेक्शन वाला पार्ट था वो 3 बार ऐड होके आया था, जिसकी वजह से आंसर 36 आ रहा था। तो फिर क्या किया हमने, उसको माइनस किया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 लोगों का रखना था कि कौन एग्जैक्टली 2 ऐसे लोग हैं जो हर बार मेडल पा रहे थे। तो उसके लिए हमने ये तीनों वाला कॉमन जो था, तीनों जहाँ पाए थे उनको माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आया, 21 इज़ माई करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस पर हमें एक कॉन्सेप्ट पहले आना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट हमको नहीं आ रहा होगा तो ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट हमको पता होगा तो कॉन्सेप्ट से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। याद रखिए क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए आपके पास सिचुएशन ऐसी आती है जैसा इस क्वेश्चन में मेंशन है, तो उसके लिए इंटरसेक्शन का 2 टाइप की वैल्यू होती है, ए इंटरसेक्शन बी की, एक तो मिनिमम वैल्यू होती है और एक मैक्सिमम। यानी कि मिनिमम कितने लोग कॉमन आ सकते हैं किसी 2 इवेंट में, या मैक्सिमम कितने लोग कॉमन आ सकते हैं किसी 2 इवेंट के लिए। जैसे एक वेन डायग्राम से आप समझिए, अगर मैं बात करूं बेटा, हमारे पास कोई 2 ऐसे ही इवेंट हैं जिसका नाम ए एंड बी है। ठीक है, क्या नाम बच्चा, ए एंड बी है, और आपसे कहा जाए कि
जो हमारे यहाँ इंटरसेक्शन वाले रीजन के एलिमेंट हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b की मैक्स टू मैक्स कितने लोग कॉमन हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स बताना है, या फिर मिनिमम टू मिनिमम, समझ में आ रहा है, मिनिमम टू मिनिमम, ऐसे कितने लोग हमारे कॉमन आ सकते हैं, उसके लिए हमारा एक की कॉन्सेप्ट है। क्या है बेटा? की कॉन्सेप्ट। इसे अगर हम याद रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले जो ये रूल लगेगा वो किसके लिए है, याद रखना, दिस रूल इज अप्लीकेबल ओनली इफ एंड ओनली इफ n ऑफ a प्लस n ऑफ जो b की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन n ऑफ u के है तो हम लोग ये वाला रूल यूज करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, रूल कहता है कि कभी भी आपको अगर रेंज निकालनी पड़े, क्या निकालना पड़े, रेंज, किसका रेंज निकालना पड़े, इंटरसेक्शन वाले नंबर्स का, तो उसके लिए हम याद रखेंगे n ऑफ a इंटरसेक्शन b की जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात करेगा तो यहाँ लिखिएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम का मतलब जो छोटा हो, जिसमें एलिमेंट छोटे हों, चाहे वो n ऑफ a में छोटे हों या फिर n ऑफ b में छोटे हों, दोनों में से कोई एक। और ये किससे बड़ा होना चाहिए, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए n ऑफ a यूनियन b से, ठीक है ना। a यूनियन b का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। तो ये रिजल्ट है जिसे आप याद रखिएगा। अगर इस रिजल्ट को आप याद रखते हैं तो आपका आंसर डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, और जेई इस पे पिछले 2-3 साल से सवाल पूछ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है अपना कि जब कभी मिनिमम, याद रखना ये तभी हम लगा सकते हैं जब n ऑफ a का जो वैल्यू है प्लस n ऑफ b के साथ, तो वो हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, ओवरऑल जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, दैट मीन टोटल नंबर ऑफ जो हमारे सर्वे में जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे बड़ा होना चाहिए, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। वरना अगर ऐसा नहीं है, छोटा है, तो बस केवल मैक्सिमम वाला ये तो पार्ट यही रहेगा, मिनिमम की जगह यहाँ 0 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर कैसा है n ऑफ a प्लस n ऑफ b की जो वैल्यू है वो यूनिवर्सल वाले सेट से क्या है, छोटी है, तो उसके लिए हमारा रिजल्ट कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, सिर्फ इतना सा चेंज आएगा बच्चा, n ऑफ a इंटरसेक्शन b का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो मेन ऑफ n ऑफ a कॉमा n ऑफ b, दोनों में से कोई एक। समझ में आ रहा है? अभी ये क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। नोट हो गया, क्लियर है, हटा दें इसको। ठीक, चलो बच्चा देखते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं। तो देखो ज़रा ध्यान से, हमारे पास कह रहा है एक सर्वे है, सर्वे में 73 ऑफ पर्सन वर्किंग इन ऑफिस, किसी ऑफिस में काम करते हैं और वो काम करने वाले लोग क्या पसंद करते हैं, शायद कॉफ़ी पसंद करते हैं। 2 टाइप के लोग हैं, ठीक है, 2 टाइप के लोग हैं। तो उसमें पहले टाइप के लोग क्या करते हैं, n ऑफ c कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने परसेंट, दैट मीन्स 73% लोग क्या पसंद करते हैं, कॉफ़ी पसंद करते हैं। और बेटा बोल रहा है कि टी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 65% ऐसे लोग हैं जो क्या पसंद करते हैं बेटा, टी पसंद करते हैं। बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है इफ़ x डिनोट द परसेंटेज ऑफ देम हु लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी देन x कैन नॉट, ऐसा बोल रहा है कि देन x क्या नहीं है, देन x क्या नहीं है, ऐसा उसने बोला है। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, n ऑफ c की वैल्यू कितनी है, n ऑफ c की वैल्यू हमारे पास 73% है, और n ऑफ t की वैल्यू कितनी है, 65% है। तो आपसे कह रहा है कि n ऑफ c इंटरसेक्शन t, यानी कि कॉफ़ी और टी पसंद करने वाले कितने लोग, पहले तो निकालो कितने लोग हो सकते हैं, उसके बाद हम ये दूसरी कहानी नोट कर लेंगे। चलो ज़रा ध्यान से देखो, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया, एक फॉर्मूला हमें यूज करना है इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन t का, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मीन ऑफ कितने, n ऑफ a की वैल्यू कितनी थी, n ऑफ a की वैल्यू 73 है, एंड n ऑफ b की वैल्यू कितनी है, वो 65 है, ठीक है। तो उसमें से हमें मिनिमम सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आएंगे तो n ऑफ a यूनियन b की अगर मैं बात करूँ तो टोटल कितने परसेंट हैं, टोटल कितने परसेंट है, तो सर टोटल तो हमारे 100% होंगे। कितने परसेंट होंगे, टोटल हमारे 100% तो होंगे। उसी से रिलेटेड तो बात करेंगे। चलो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो जब इसको हम सॉल्व करें अलग से, तो एन ऑफ ए यूनियन बी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो कितनी आएगी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगी कि नहीं आएगी, बताइए बच्चा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आने वाला है, यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से हमको रिजल्ट मिल जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो जरा ध्यान से। तो ये हमारा 100 हो जाएगा क्योंकि टोटल 100% है। ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास 73 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए तो 8 हो जाएगा। ये हमारे पास 38 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी की वैल्यू आने वाली है वो 38 आने वाली है, ठीक है। यहाँ से सर आपने तो बोला था हम यूनियन निकालेंगे, आपने क्या निकाला सर, इंटरसेक्शन। बेटा इसका रिजल्ट का ही तो यूज करके हम निकाल रहे हैं। ये इसकी कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। कितनी आ गई, 38। अब देखो इसको और लिख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ से हमको मिलने वाला है, अब इसकी वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है, तो सर ये वैल्यू हमारी 38 कम से कम कितनी हो सकती है, तो ये वैल्यू हमारी कम से कम सर 38 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 38 हो सकती है। किसका, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, कॉफ़ी एंड चाय पसंद करने वाले लोगों की। अब इसमें सर मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, देखिए मैंने कहा था मिनिमम वैल्यू ऑफ 73 एंड 65, तो कम कौन है, 65। तो यही रखना है आपको। तो इसका मतलब कॉफ़ी और चाय को पसंद करने वाले कम से कम कितने लोग हो सकते हैं, 38 हो सकते हैं। एंड मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं, 65। उसने आंसर में पूछा है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो देखो क्या 38 लोग हो सकते हैं, हाँ ये वाला सही है। क्या 54 हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल। 38 और 65 में ये तो लाई करेंगे ना, 54 तो आएगा कभी ना कभी। और क्या 63 भी आएगा, हाँ। तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, 36 वाला ऑप्शन हमारा सही हुआ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये 36 कभी आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो तो इसके डोमेन यहाँ पे देखिए ना, इस रेंज में तो लाई ही नहीं कर रहा है। ये तो 38 से 65 होना चाहिए था। आंसर क्या है यहाँ दिया हुआ है, 36। तो क्या कभी हमारा आंसर 36 हो सकता है, नहीं सर, हमारा आंसर 36 नहीं हो सकता। इसका मतलब अपना जो आंसर है, जो हमें मार्क करना था, वो कौन सा ऑप्शन था, यही वाला, कि अपना आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज 36, जो कि चाय एंड कॉफ़ी पसंद करने वाले लोगों की पसंद नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। इसी पर एक क्वेश्चन और है, वो मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा आपको, इसको आप नोट कर लीजिए। चलो बेटा, एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, कह रहा है इन ए सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द पीपल इन सिटी रीड न्यूज़पेपर ए वाइल दिस इज, कोई सेकंड टाइप का न्यूज़पेपर बी है जो कि कुछ लोग पसंद करते हैं। फिर आपसे कह रहा है कि कितने लोग ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। तो सिंपल सा सवाल है, इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल वही फॉर्मूला अपना लगाना है। देखिए अपना फॉर्मूला क्या है, हमने आपको फॉर्मूला लिखाया है कि अगर एन ऑफ ए की वैल्यू प्लस एन ऑफ बी की वैल्यू क्या है, किससे बड़ी है, एन ऑफ यू से बड़ी है। जरा ध्यान से देखो है कि नहीं है। ये 63% था और ये कितना है, 76। तो ऑलवेज ये 100% से तो बड़ा ही होगा ना। टोटल परसेंट कितना, यूनियन के लिए कितना परसेंट मानेंगे, सॉरी यूनिवर्सल सेट के लिए कितना परसेंट मानेंगे, 100% ही तो कोई डेटा होगा। तो उस 100 से तो इनका सम बड़ा ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अपना कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा। ठीक है ना। चलो यूज करते हैं अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो ध्यान रखना कैसे यूज करेंगे सर। तो इसको इरेज कर देता हूँ, ये तो क्लियर हो गया। ये लगना ही लगना, क्या लगना, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, फॉर्मूला हमारा ये था एन ऑफ क्या है, दो टाइप के, ए इंटरसेक्शन बी का जो मैक्स टू मैक्स वैल्यू आएगा वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ क्या, एन ऑफ ए कॉमा एन ऑफ बी, उससे ले लेंगे हम लोग। एंड यहाँ पे क्या बताया था हमने, यहाँ पे हमने बताया था ए यूनियन बी करके बताया था। इसको सॉल्व करने के लिए कहा था, यही तो बात थी। अब चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी की अगर बच्चा हम कहानी कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस का एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो कहा जाएगा। अच्छा ये कितना परसेंट है, दिस वन इज 100%, क्योंकि कोई भी अगर हम सर्वे करेंगे तो किसकी बात करेंगे, वो सिर्फ 100% की ही बात करेंगे। तो दिस वन इज 100%। अब यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, दिस वन इज 73 प्लस 76, सॉरी ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 76 है। तो यहाँ आप मेंशन करिए 63 प्लस 76 हो जाएगा।
और माइनस इसको बोला था उसने x, क्या बोला है, तो ये हमारे लिए x का काम करेगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो देखिए 6 and 3 9 हो जाएगा, और 6 और 7 यहाँ पे 13 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा बेटा, 100 के, और माइनस x हो गया। तो देखो यहाँ से आपको क्या मिला, x की मिनिमम वैल्यू कितनी मिली, x की आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ से 39 आने वाली है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चा। अब वापस से आइए और इसको हम लोग फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जैसे ही हम लोग इसको फॉर्मूले में रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 39, ये 30 मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ a इंटरसेक्शन b की जो वैल्यू होगी वो 39 होगी, और मैक्स टू मैक्स कितने परसेंट। अब n ऑफ a और n ऑफ b में कम कौन है, n ऑफ a की वैल्यू कितनी है 63, n ऑफ b की वैल्यू कितना बच्चा 70, तो कम कौन हुआ 63 हुआ ना। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आने वाला है, कह रहा है a और b न्यूज़पेपर जो पढ़ने वाले लोग हैं ना, मिनिमम कितने लोग हैं 39 है, और मैक्स टू मैक्स कितने लोग उसको पढ़ेंगे। भाई देखिए आपसे ऐसा है ना, वेन डायग्राम में जब इसको आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे ऐसे एक रीजन आता है ना, जो कि आपका कॉमन रीजन, जिसे आप क्या कहते हो, कॉमन रीजन। कौन सा कॉमन रीजन, ये वाला। तो कितने लोग कॉमन है, कोई एक मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा। मिनिमम 10 लोग सर, मैक्सिमम 1000 लोग, कुछ तो डेटा होगा ना उनका कि हाँ सर इतने मिनिमम कॉमन थे या मैक्सिमम इतने कॉमन थे। तो यही कहानी इसमें थी कि मिनिमम कितने लोग न्यूज़पेपर ए बी पढ़ते हैं, या मैक्स टू मैक्स कितने लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा पॉसिबल वैल्यू, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ x कैन बी, क्या हो सकता है। तो देखो जरा ध्यान से, 65 बिल्कुल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अपना जो रेंज है वो 39 से 63 थी, ये तो नहीं हो सकता। 29 भी नहीं हो सकता। क्या 37 हो सकता है, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता। तो हो कौन सकता है 55। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ये भी जेई का ही प्रॉब्लम है बेटा, ये भी हमारा एक PYQ है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 पेपर थे हमारे A एंड B, तो कह रहा था कम से कम कितने लोग जो होंगे वो इसको पढ़ते होंगे। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, 55 इज योर राइट आंसर। तो ठीक है बच्चों, आओ एक और हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी हमारा PYQ है जो कि JEE 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई जगह है, कोई सिटी है, वहाँ पे 2 पेपर न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है A एंड B है। ठीक, तो जो हमारे पास न्यूज़पेपर A है उसको भी सिटी के कुछ लोग पढ़ते ही होंगे। तो कितने लोग पढ़ रहे हैं वो उसने बताया है कि 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड्स A। जो सिटी की 25 पॉपुलेशन है, 25% पॉपुलेशन है, वो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती है बेटा, A पढ़ती है। ठीक है, एंड 20% रीड्स B वाइल 8% रीड्स बोथ A एंड B। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो डेटा गिवन है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो जो A को पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है, सिटी के जो A न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं वो कितने परसेंट है, दैट मीन्स 25%। ओके, ये हमारे पास A को पढ़ने वाले हो गए। एंड N ऑफ B की लोग कितने हैं, न्यूज़पेपर B को पढ़ने वाले टोटल लोग हैं हमारे पास 20%। एंड कॉमन लोग, कॉमन का मतलब है A एंड B को पढ़ने वाले लोग कितने हैं हमारे पास, 8% लोग हैं। ठीक है, अब फिर उसने क्वेश्चन में बोला है फर्दर 30% ऑफ दोज, उनमें से भी 30%, किन में से, हु रीड्स A, जो न्यूज़पेपर A को पढ़ते हैं उसके 30% लोग क्या करते हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ऐसा बोला है, लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट। एंड 40% ऑफ दोज, एंड 40% ऑफ दोज का मतलब ये है, एंड और 40% दोज हु रीड्स बी, एंड जो न्यूज़पेपर बी को पढ़ने वाले हैं उनका 40% वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। मेरी बात सुनो बच्चा, जब मैं कानपुर में प्रिपरेशन कर रहा था उस समय, मैं 2011 की बात बता रहा हूँ, उस समय एक दैनिक जागरण का आई नेस्ट का एक छोटा सा संस्करण आता था, उसमें एक आई कैंडी निकलता था। तो अब सोचो कि सर ये क्यों बात बता रहे हैं, आई कैंडी मतलब एक ऐसा ऐड था जिसके लिए ही वो पेपर बिकता था। अब समझ जाओ किस टाइप का ऐड था, उसमें मॉडल लोगों की फ़ोटो छपती थी, ऐसा समझिए। वो फ़ोटो बच्चे जो है उसकी कटिंग रखते थे। अब आप सोचिए 18+ वाले बच्चे फ़ोटो की कटिंग रख रहे हैं, आप समझ रहे हो तो किस टाइप का ऐड होता था। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये जो न्यूज़पेपर है कुछ इस तरह का ही, आई नेक्स्ट, उस पेपर का नाम आई नेक्स्ट था, आई नेक्स्ट। तो इसी टाइप का कोई पेपर रहा होगा जिसमें लोग ऐड वगैरह देख रहे होंगे। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं बच्चा, आप तो होशियार हो कुछ ज़्यादा ही।
तो रीड्स बी बट नॉट ए लुक एडवर्टाइजमेंट, वाइल कह रहा है 50% ऑफ दोज एंड 50% क्या करते हैं, हु रीड्स बोथ ए एंड बी लुक एडवर्टाइजमेंट। कह रहा ए एंड बी दोनों को पढ़ने वाले में से 50% लोग क्या करते हैं, वो ऐड को देखते हैं। ठीक, इस बातों को हम लोग एक बार इसको डेटा में लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, एन ऑफ ए लिख लिया, एन ऑफ बी लिख लिया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पे जो बात लिखी है 30% ऑफ दोज हु रीड्स ए, इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ वेन डायग्राम की बात करूँ तो ए एंड बी दो हमने क्या लिया, सेट लिया दो, तो इसमें सिर्फ ए कौन होगा, सिर्फ ए। तो सिर्फ सर ये ए होगा जो मैं ग्रीन जिसको कर रहा हूँ, ग्रीन कर रहा हूँ, ये सिर्फ ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसमें बी का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व ना हो, वो क्या होगा, ए। सिर्फ ए को लिखा कैसे जाता है, सिर्फ ए को, यानी कि ओनली अगर ए को लिखें, ओनली ए के लिए हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं बच्चा, बोलो ठीक है, ऐसा ही तो कुछ लिखेंगे हम लोग, ऐसा ही तो लिखेंगे। तो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 25%, कितना है बच्चा, 25, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 8, सो दिस विल बिकम 17%। 17% लोग ऐसे होंगे सिर्फ वो ए वाले होंगे, कौन से वाले होंगे, ए वाले होंगे। ठीक है, चलो इसी तरीके से ओनली बी की अगर बात किया जाए, ओनली बी की कहानी, तो ओनली बी के लिए हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बोलो ठीक है, ओनली बी के लिए। अब इसके लिए वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग क्या लिखें, एन बी की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 20% एंड 8%, दिस विल बिकम 12%। तो ओनली बी वाले कितने लोग होंगे, 12% होंगे, बोलो ठीक है। ओनली बी का मतलब आप लोग समझ रहे हो, यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ ब्लू से, तो ये ओनली बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चा, ठीक, हमने क्या निकाल लिया, ओनली ए भी निकाल लिया, ओनली बी भी सॉल्व कर लिया। अब जैसा क्वेश्चन में बोला है उसको चलिए फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। फिर क्वेश्चन में बोला है कि अब इनका 30%, किसका 30%, ओनली ए का। ये क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट की कहानी लिखते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए चलो लिख लेते हैं, हमें तो फाइंड वही करना है ना, क्या फाइंड करना, देन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट। तो नंबर ऑफ पीपल हु लुक क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट की कहानी देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए लिख लो, चलो लिखो, ए कितना आया है 17 का कितना परसेंट, 17 का बेटा 30%, कितना परसेंट 13%, प्लस बी में कितने 12% लोग इन्वॉल्व भी थे, ओनली बी की कहानी, उसका भी कितना परसेंट 40%, तो दिस वन इज 40%। एंड ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने परसेंट लोग थे 8%, और 8% का भी कितना, वो बेटा 50% लोग ऐसे थे जो ऐड को देख रहे थे, बोलो ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मिलेगा 510/100, प्लस में ये मिलेगा 480 बाई 100, बोलो ठीक है, और प्लस में ये हमारे पास आ जाएगा 400 बाई 100, बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको। अब इसको सॉल्व करें, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, सम करता हूँ, तो ये हो जाएगा 880 में 5 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1390 बाई 100। अब इसको जरा सॉल्व करें तो दिस विल बिकम 13.9% ऐसे लोग होंगे जो कि क्या करते हैं, सिर्फ ऐड देखते हैं। सिर्फ क्या करते हैं बच्चा, वो सिर्फ ऐड देखते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अपना आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन कब पूछा गया था, जेई मेंस 2019 का अपना PYQ है। तो आप देख पा रहे हैं बच्चा, जो हमारा PYQ है, जो आया हुआ प्रॉब्लम है, अब ये तो नहीं पता कैसा इसी टाइप का क्वेश्चन तो आने वाला है, लेकिन आप मेंस लेवल की बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपको अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम रीड करना आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सवाल को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस सेशन का आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम है वो उसका सल्यूशन हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेटा क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम है आज का। क्वेश्चन में बोला है कि इन ए क्लास, जरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट, किसी क्लास में कितने बच्चे हैं हमारे पास
140 स्टूडेंट हैं और सब पर नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 इस तरह की नंबरिंग है सब पे, ठीक है। तो ऐसे कितनी नंबरिंग की गई है? 140 तक इनकी नंबरिंग की गई है, ठीक, अच्छी बात है। फिर कह रहा है जिन पे इवन नंबर आता है, दो स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट जिन पे कौन सा नंबर आता है बेटा? तो कह रहा है ऐसे स्टूडेंट जिन पे क्या काउंटिंग में क्या आता है? इवन नंबर आता है। उन लोगों ने क्या ले रखा है? उन लोगों ने मैथ ऑप्ट कर रखा है। क्या ऑप्ट किया है बेटा? उन लोगों ने मैथ लिया हुआ है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक। चलिए इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तो देखो, एंड इवन नंबर स्टूडेंट ऑप्ट मैथमेटिक्स, फिर बोला है दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाई 3 ऑप्ट फिजिक्स कोर्स एंड दोज हु नंबर इज डिविजिबल बाई 5 ऑप्ट केमिस्ट्री। कह रहा है ऐसे लोग जो इवन रोल नंबर के हैं, ऐसे समझो, जो कैसे रोल नंबर हैं, किस टाइप के रोल नंबर के हैं? इवन रोल नंबर के हैं। उन्होंने क्या ऑप्ट कर रखा है? उन्होंने मैथ ऑप्ट कर रखा है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट बेटा हमारे पास अगर 140 हैं, कितने बच्चा? 140। तो कितने इवन वाले रहे होंगे? अरे सर ये तो जनरल सी बात है, वो तो 70 स्टूडेंट होंगे ना। अगर 140 में अगर आपसे कोई पूछे कितने इवन हैं कितने ऑड हैं, तो आप क्या बताओगे? सर 70 स्टूडेंट जो होंगे जिनके पास इवन वाला रोल नंबर होगा और 70 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास ऑड वाला होगा। तो इवन वालों ने क्या लिख रखा है? ले रखा है, उन्होंने मैथ्स को ले रखा है, ठीक है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट आ गए? 70 स्टूडेंट आ गए, ठीक। अब आइए फिजिक्स की बात करते हैं। तो एन ऑफ फिजिक्स कितने लोगों ने ले रखा है? तो दोज स्टूडेंट, क्या बोला है? दोज हु नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ऐसे रोल नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं, उन्होंने क्या लिख रखा है? उन्होंने क्या ले रखा है? उन्होंने फिजिक्स को एज ए सब्जेक्ट ले रखा है। तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे, कितने स्टूडेंट बनेंगे? तो आप क्या काम करिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आप 140/3 कर दीजिए। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 4 जा 12 होगा और 3 6 जा 18, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 46 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट होंगे? 46 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने क्या लिख एज ए सब्जेक्ट लिया होगा, जिन्होंने फिजिक्स ले रखा होगा। बोलो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? फिर देखो केमिस्ट्री की बात अगर मैं करूँ तो कह रहा है कि ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल है, तो फिर से वही काम करिए, 140 डिवाइडेड बाई या 5 कर दीजिए। तो जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और ये 5 8 जा 28 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन लोगों ने केमिस्ट्री ऑप्ट किया होगा, जिनका कोर सब्जेक्ट क्या होगा? केमिस्ट्री होगा। फिर चलिए आगे चलते हैं। अब दो सब्जेक्ट की कहानी लिख लेते हैं। ऐसे कितने बच्चे होंगे जिन्होंने मैथ एंड फिजिक्स लिया होगा? ये सर तो कहीं लिखा ही नहीं गया बेटा, नहीं लिखा है, लेकिन आपको तो सोचना पड़ेगा ना। मैथ का कौन सा स्टूडेंट लिया था? जो 2 से डिविजिबिलिटी शो कर रहा था ना। इवन का क्या मतलब होता है? दोज नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 2, या डिविजिबिलिटी जिनकी किससे शो हो? 2 से शो होती है, उन्हें क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। तो आप क्या करो, ऐसे नंबर ढूंढना है जो 2 से भी डिविजिबल हो एंड 3 से भी डिविजिबल हो। दैट मीन्स इन नंबर का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। तो आप देख लो, ऐसे नंबर जिनकी डिविजिबिलिटी किससे होती है? 6 से होती है, वो क्या ले लेंगे? उन्होंने मैथ और फिजिक्स ले रखा होगा। तो इसको जरा सॉल्व करिए। 6 का टेबल आप पढ़िए, 6 2 जा 12 हो जाएगा। बोलो ठीक है। 12 में यहाँ 2 जाएगा, 6 3 जा 18, तो यानी कि 23 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने क्या लिख रखा होगा? किन्होंने सब्जेक्ट में क्या लिया होगा? मैथ एंड फिजिक्स लिया होगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने बच्चों ने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिया होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे, 140 डिवाइडेड बाई 15 कर दो। तो आपको पता है 15 9 जा 135 होता है। बोलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पूरा पूरा कितने लोग आ जाएंगे? 9 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने क्या ले रखा होगा बेटा? जिन्होंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिया होगा। अब हमें देखना है कि इतने कैसे लोग थे जिन्होंने क्या लिया होगा? फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों ले रखे होंगे। तो उसके लिए हमें क्या देखना है? एन ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है? 2 3 एंड 5 का क्या ले लीजिए? एलसीएम। तो अगर हम 2 3 एंड 5 का बेटा एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा दैट मीन्स 30। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो इसको क्या करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर आप 140/30 कर देंगे बेटा। तो यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास ऐसे बच्चे जिन्होंने क्या लिया होगा? तीनों सब्जेक्ट लिया होगा, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी सर? उनकी संख्या हमारे पास 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। चलो ठीक है।
अब हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है। आपसे कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज। ओके ठीक है, तो चलिए इनके लिए हम पहले फॉर्मूला अप्लाई करें। हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू निकाल लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो इसके लिए आप सभी को फॉर्मूला पता है क्या होता है, एन ऑफ ए। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए लिखना है। किसके लिए लिखना है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, तो हम लोग उसी के टर्म में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ सी माइनस माइनस क्या बेटा, एन ऑफ इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन पी कर देंगे बेटा, फिर किसके साथ, फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ, फिर बेटा केमिस्ट्री का मैथ के साथ, इन तीनों के साथ इंटरसेक्शन, और प्लस में क्या लिखना है, एन ऑफ ए यानी एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। बोलो ठीक है। अब सबकी वैल्यू रख दो, तो एटलीस्ट वाला केस तो हमको मिल ही जाएगा कि कम से कम कितने बच्चों ने कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो लिया ही होगा। एटलीस्ट वाला पहले निकाल लेंगे हम लोग। तो एटलीस्ट यहाँ पे कितना आया था हमारा 70 स्टूडेंट, प्लस में कितना आया था बच्चा 46, प्लस में कितना आया था 28, कितना आया था 28, माइनस माइनस में देखिए क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा 23 आ जाएगा, प्लस में कितना आएगा बेटा 9 आ जाएगा। एक हम लोगों ने नहीं निकाला है, कौन सा वाला नहीं निकाला है, यहाँ पे हम लोगों ने बेटा मैथ एंड केमिस्ट्री का नहीं निकाला है। मैथ एंड केमिस्ट्री का अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे तो उसकी संख्या हो जाएगी 14। कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, वो भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 4 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, क्या कर लीजिए बच्चा, एडिशन कर लीजिए। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा टोटल, देख लीजिए, इसको इसके साथ 98 हो जाएगा, 90 को इससे ऐड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 98, और ये 46 प्लस का 4 कर दीजिए तो 50 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 96 प्लस 46 करेंगे आप, 50 कर दीजिए उसको, तो 98 प्लस में कर दीजिए आप इसको 50। यहाँ आ जाइए, माइनस कर दीजिए किसके साथ, 23 को आप ऐड कर दीजिए 14 के साथ। अगर 23 को 14 के साथ आप ऐड करेंगे 37 बनेगा, 37 को आप ऐड कर दीजिए 9 के साथ, तो 37 प्लस 9 तो ये 46 बन जाएगा। बोलो ठीक है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 102। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कम से कम कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो लिया होगा, उनकी संख्या कितनी है, उनकी टोटल संख्या हो जाएगी हमारी कितनी बेटा 102। दैट मीन्स 102 ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो लिया ही होगा। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि आपको ऐसे बच्चों की संख्या बतानी है जिन्होंने कुछ लिया ही नहीं। तो क्या करिए, टोटल में से, तो टोटल कितने बच्चे थे हमारे पास, टोटल सर हमारे पास थे, टोटल बच्चों की संख्या हमारी थी, टोटल स्टूडेंट हमारे थे सर 140। कितने थे 140। तो 140 में से कितना माइनस कर दें, 102 माइनस कर दीजिए। कितना माइनस कर दीजिए 102। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 38 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 38 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कोई सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया था, जिन्होंने क्या किया था, कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया था। क्लियर हो गया, तो बात समझ में आ गई। इसका राइट आंसर क्या हुआ 38, इसका मतलब डी पार्ट, इसका डी पार्ट क्या है करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन PYQ ही है, ये भी क्वेश्चन क्या है तुम्हारा प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था पहले, ये जेई का ही प्रॉब्लम है। तो आराम से, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान सा टॉपिक था। बस हाँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो देखना था ये वाला और इन सब का डेटा हमें अलग से निकालना पड़ा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं था। लेकिन हमको पता है कि एटलीस्ट अगर 3 हमारे पास सेट्स हैं और उनको एटलीस्ट वाला केस हमको चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनियन वाली कहानी तो लगानी पड़ेगी। कौन सी कहानी लगानी पड़ेगी, यहाँ बेटा देखो, यहाँ पे यूनियन करना था, इंटरसेक्शन हो गया है। फिर से इसको एक बार वापस से मैं लिख दे रहा हूँ, अगर जिन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हुई, एन यूनियन पी यूनियन सी का फॉर्मूला है। ठीक है, एक बार इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, जल्दबाजी में वो शायद हम लोगों ने रॉन्ग फॉर्मूला लिख लिया था, लेकिन अभी करेक्ट हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी। तो एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो ऐसे
कितने बच्चे थे जो कम से कम एक सब्जेक्ट तो ऑप्ट किए थे, वो टोटल थे हमारे पास 102 102। टोटल बच्चे कितने थे, टोटल हमारे पास 140 स्टूडेंट थे। तो हमने क्या किया, 140 को 102 से माइनस कर दिया, तो हमारे पास 38 ऐसा नंबर आ गया जिसमें ऐसे बच्चे हैं 38 जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया था। बोलो ठीक है, ओके बेटा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो एक बार वापस से आप देख लीजिएगा और इसका सोल्यूशन आप खुद से करिएगा, ठीक है। आप जब तक खुद से मेहनत नहीं करेंगे बेटा, हम लोग कितना भी अच्छे से आपको पढ़ाएं उसका रिजल्ट 0 होगा, 0 होगा। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से कर रहे हो, पेन पेपर लेके बैठना, तो ये सारा क्वेश्चन आपसे भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो वेन डायग्राम का हम लोगों ने ये PYQ और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट किया है। फर्दर अगर आप कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। फिर हम लोग एक नया सेशन लेके आएंगे, वो हमारा जो भी टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, या आप लोगों को कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना हो तो भी मेंशन कर दीजिएगा, उसका हम लोग लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।